हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 की। बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें अब आ चुके हैं और लास्ट अमेंडमेंट हमारे पास है आर्बिट्रेशन ऑर्डिनेंस एक्ट 2020। लास्ट ईयर भी इसका एक अमेंडमेंट आया था 2019 में और उससे पहले अमेंडमेंट आया था 2016 में। इन सभी अमेंडमेंट को डिस्कस करने से पहले हम आर्बिट्रेशन का एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आर्बिट्रेशन एक्ट क्या कहता है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो आइए इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन और कुछ नहीं, एक एडीआर का फॉर्म है। इस एडीआर से हम क्या समझते हैं, तो एडीआर एक ऑल्टरनेट मेथड है जहां दो पार्टीज अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं। क्योंकि हम सिर्फ कोर्ट पे बर्डन नहीं छोड़ सकते जस्टिस का, इसलिए हमने एक मेथड इवॉल्व किया जिसे हम एडीआर के नाम से जानते हैं, जहां पार्टीज अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करती हैं और बर्डन सिर्फ कोर्ट पे नहीं रह जाता। तो इस एडीआर के क्या बेनिफिट होते हैं? ये एक तो टाइम सेव करता है। जो पार्टीज का टाइम लगता था कोर्ट के लंबे और लेंदी प्रोसीजर में, अब वो नहीं लगता। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे भी सेव करते हैं और इसके अलावा जो जस्टिस है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता एडीआर के थ्रू। तो इस बेनिफिट को देखते हुए एक एक्ट लाया गया जिसे हम आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में कहाँ और क्या क्या लिखा हुआ है, उससे पहले हम इस एक्ट को एक बैकग्राउंड में छोटी छोटी चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इस एक्ट में पढ़ने की जरूरत है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। उसके बाद हमें इसमें जानने की जरूरत है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, और फिर हमें जानने की जरूरत है आर्बिट्रेटर क्या होता है, और लास्ट एक अवार्ड क्या है। अगर हमने इन चार चीजों को जान लिया तो बाकी के सारे प्रोविजंस इन चारों चीजों के इर्द गिर्द आपको घूमते हुए नजर आएंगे। अगर आपने ये चारों चीजें समझ ली तो आपको आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब 2019 के बाद से एक आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में एक क्या ऐड हो चुका है, तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी ऐड हो चुकी है। इसे भी हम जानेंगे जब हम 2019 के अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कस करेंगे कि ये काउंसिल क्या है, इसे भी हम जानेंगे। मगर आज हमारा फोकस इन चार पॉइंट पे रहेगा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, और आर्बिट्रेटर क्या है, और फाइनली आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या है। इन सारी चीजों को जानने से पहले हम एक और चीज को जानते हैं, और वो है इस एक्ट के प्रोविजन को जो सेक्शन 2 में दे रखे हैं। सेक्शन 2 किससे शुरुआत करता है? तो चलिए आइए शुरू ही कर लेते हैं आर्बिट्रेशन से कि आर्बिट्रेशन क्या है। तो आर्बिट्रेशन को बेयर एक्ट से जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल डेफिनेशन आर्बिट्रेशन की, कि आर्बिट्रेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है। तो आर्बिट्रेशन एक मेथड है सिविल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। सिविल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक मेथड है आर्बिट्रेशन, जहां दो या दो से ज्यादा पार्टीज थर्ड पर्सन के थ्रू डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं। और ये थर्ड पर्सन कैसा होता है? ये होता है थर्ड पर्सन इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। अब ये आर्बिट्रेशन या तो एडमिनिस्ट्रेड हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेड नहीं भी हो सकता। इस एडमिनिस्ट्रेड और नॉन एडमिनिस्ट्रेड का क्या मतलब है? यानी कि जैसे कि अब मैंने आपको बताया 2019 के अमेंडमेंट के बाद
अब आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बन चुकी है। ये एडमिनिस्ट्रेड फॉर्म है जहां पार्टीज आर्बिट्रेशन एक्ट के थ्रू सारी चीजें अपने आप कर लेती हैं। वो नॉट एडमिनिस्ट्रेड आर्बिट्रेशन कहलाता है। जब हम इस चीज को जान चुके हैं तो अब बात कर लेते हैं कि आर्बिट्रेशन कितने टाइप का होता है। तो आर्बिट्रेशन दो टाइप का होता है। एक होता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और दूसरा होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। हमें फेयर एक्ट में डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन नहीं मिलती, मगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के कॉन्ट्ररी में हम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को समझ सकते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कहते हैं जहां कोई एक भी पार्टीज अगर आउटसाइड इंडिया से बिलोंग करती है तो वो आर्बिट्रेशन कैसा होगा, इंटरनेशनल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए दोनों पार्टीज इंडियन होनी जरूरी है, वही डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होता है। मगर इस चीज को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम सेक्शन 28 को पढ़ेंगे। मगर अभी फिलहाल के तौर पे हम इसे जान सकते हैं कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वो होता है जहां दो इंडियन पार्टीज होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। तो आइए जानते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमें मिलता है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 बताता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने एग्रीमेंट को पढ़ा था कि एग्रीमेंट क्या होता है, जहां दो पार्टीज आपस में किसी चीज से सहमत हो जाती हैं, जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, वो एग्रीमेंट होता है। मगर जब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब है वो एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज अपना डिस्प्यूट सबमिट कर रही हैं, वो डिस्प्यूट कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। यानी कि एक डिस्प्यूट के कुछ पॉइंट को भी पार्टी रेफर कर सकती है और पूरा डिस्प्यूट भी रेफर कर सकती है। और वो डिस्प्यूट किस तरीके से अराइज होना चाहिए, वो कहते हैं डिस्प्यूट अराइज होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप से। ये मैटर नहीं करता कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन था या किसी और टाइप का रिलेशन था, मगर वो डिस्प्यूट कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और पार्टीज एग्री करनी चाहिए कि वो या तो कंप्लीट या पार्शियल डिस्प्यूट सबमिट करेंगी आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए। इसी को हम जानते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के नाम से। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के एसेंशियल्स क्या है, इसे अच्छे से और समझने के लिए। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि चीजें एक रिटन फॉर्मेट में हो, यानी कि कोई अगर स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं भी है राइटिंग में, तब भी वो चीजें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में काउंट की जाएंगी। स्पेसिफिक फॉर्मेट होना जरूरी नहीं है, मगर राइटिंग होनी जरूरी है। इसके अलावा जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डिस्प्यूट है वो या तो प्रेजेंट हो सकता है या फिर फ्यूचर डिस्प्यूट हो सकता है। यानी कि जो डिस्प्यूट अराइज हो चुका है उसके लिए भी पार्टी एग्री कर सकती है और जो आगे फ्यूचर में होगा उसके लिए भी पार्टीज जो है एग्री कर सकती है। तो हमने जाना कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, जहां पार्टीज अपना डिस्प्यूट सबमिट करती हैं। लीगल रिलेशनशिप का डिस्प्यूट होना चाहिए, वो कंप्लीट या पार्शियल। आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए उसे हम जानते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के नाम से। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटिन हो सकता है, कोई वैलिड फॉर्मेट, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और डिस्प्यूट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तरीके का हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे की। हमने नेक्स्ट टर्म थी हमारी टर्म थी आर्बिट्रेटर। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्बिट्रेटर क्या होता है, कौन होता है। तो सबसे पहली बात तो किसी प्रोसीडिंग में
किसी प्रोसीडिंग में कितने भी आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, मगर वो ऑड नंबर होना चाहिए, यानी कि वो इवन नंबर नहीं हो सकते। तो कोई ऑड नंबर के आर्बिट्रेटर किसी प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, और आर्बिट्रेटर एक प्रोसीडिंग में किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में इंडियन नेशनल पर्सन ही आर्बिट्रेटर हो। इससे रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स और चीज़ें हमें इसके अदर प्रोविज़न में भी मिलती हैं, जैसे कि सेक्शन 11 बताता है कि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है। सेक्शन 12 हमें बताता है कि आर्बिट्रेटर जब अपॉइंट होगा तो वो क्या डिक्लेरेशन फाइल करेगा। इसके अलावा इस आर्बिट्रेशन को चैलेंज करने की जो प्रोसीडिंग है वो हमें सेक्शन 13 में मिलती है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि जो हमें पढ़ना है, क्या क्या है, कैसे अपॉइंट होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मगर अभी मैं आर्बिट्रेटर के पॉइंट को पेंडिंग छोड़ता हूँ, क्योंकि सेक्शन 11 पे हम थोड़ा इलेबोरेट वे में डिस्कस करेंगे, और जो अमेंडमेंट आए हैं 2019 में भी, उसे भी इसे डिस्कस करेंगे कोर्ट की डेफिनेशन के साथ। कोर्ट की डेफिनेशन जो है उसके साथ हम सेक्शन 11 को 2019 की अमेंडमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। अब जान लेते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट था कि आर्बिट्रेटर अवार्ड क्या होता है। आर्बिट्रेटर अवार्ड क्या होता है, तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड में इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि अवार्ड का मतलब है इंटरिम और फाइनल अवार्ड दोनों। मगर मैं आपसे जनरल वर्ड्स की बात करूं तो आर्बिट्रल अवार्ड क्या है? ये एक जजमेंट है किसका? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट है जो कि रेफर किए गए थे पॉइंट डिस्प्यूट के उन पर। तो आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? जजमेंट है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, जहां जो रेफर किए गए थे पॉइंट डिस्प्यूट के उसे। तो ये एक फाइनल एडजुडिकेशन होता है आर्बिट्रेटर्स का। और ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए? तो कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, और किस फॉर्मेट में होना चाहिए? जिस फॉर्मेट में पार्टीज ने एग्री किया है, और लैंग्वेज भी वो होनी चाहिए जिसे पार्टीज ने एग्री किया है। और साथ ही कहते हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड साइन होना चाहिए आर्बिट्रेटर से। इसके अलावा आर्बिट्रल अवार्ड को डेटेड होना भी ज़रूरी है। मैंने बताया आपको कि राइटिंग में होना चाहिए, लैंग्वेज वो हो सकती है और फॉर्मेट वो हो सकता है जिससे पार्टीज ने एग्री किया है, मगर वो साइन होना चाहिए आर्बिट्रेटर से, और साथ ही वो डेटेड भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आर्बिट्रेटर अपने डिसीजन का रीज़न भी इस आर्बिट्रल अवार्ड में मेंशन करेगा। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये एक मेथड है आर्बिट्रेशन अवार्ड के बाद की आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो सकती है। इसके अलावा इसके रिगार्डिंग और भी प्रोसीजर्स हमें मिलते हैं कि अवार्ड को चैलेंज कैसे किया जा सकता है। तो सेक्शन 34 में सेटिंग असाइड के ग्राउंड मिलते हैं जिस पे हम अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को हम जानेंगे। मैंने मगर आपको आज की क्लास में एक बैकग्राउंड बताया कि हमें क्या चीज़ें और कहाँ मिलती हैं आर्बिट्रेशन एक्ट में। इसके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।